चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं ना कि कर्णिम यक्ष का संख्या रेखा पर हम लोग निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कर्णिम के अंदर आपको कोई भी संख्या लिख दें। जैसे कि आपको प्रश्न दे दिया कि कर्णिम में 7.3 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि कर्णिम में 5 भी दे दे, ठीक है, कर्णिम में 5.5 मतलब यहाँ पे कर्णी के अंदर कोई भी धनात्मक संख्या दे दे या दशमलव की कोई संख्या है, संख्या हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। कर्णी के अंदर ऐसी संख्याओं को हम लोग ना संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम लोग दर्शा पाएंगे, ठीक। तो हम ना इसमें यक्ष के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है, यक्ष के लिए बता देते हैं। और जो यक्ष के अंदर आपका जो भी लंबाई रहेगा आप उसके लिए ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले जो भी आपको यक्ष दिया रहेगा ना, यक्ष का वैल्यू आप यहाँ पे खींच लीजिए, ठीक है। चलिए हम इस तरह से ही खींच देते हैं। यहाँ पे यक्ष का जो भी आपका मात्रक रहेगा है ना, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मीटर में, मतलब हम लोग कॉपी पे करेंगे तो सेंटीमीटर में ही करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपका यक्ष लंबाई रहे, यक्ष यहाँ पे हम लोग एकक लिख देते हैं। जो भी आपका मात्रक रहे यहाँ पे यक्ष की आपको लंबाई ले लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ से ना, यहाँ से फिर आपको एकांक लंबाई आपको और ले लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी एक मात्रक आपको ले लेना है, आपका मात्रक जो भी रहे। जैसे कि मान लेते हैं यदि आपको कर्णी में 7 पूछा हुआ है ना, यदि आप यहाँ पे कर्णी में 7 का वैल्यू मान लेते हैं कि कर्णी में यदि आप 7 का वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या खींचेंगे, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, यदि पेंसिल से करें, यहाँ पे स्केल की मदद से करें तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर इसको खींचेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और ले लेंगे, ठीक है। जो भी आपके यक्ष का वैल्यू रहेगा उसको आप पहले लंबाई खींचेंगे, फिर एकक लंबाई और खींच लीजिए, ठीक है। अब इसका ना यहाँ पर हम लोग को एक अर्धवृत्त बनाना रहेगा, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के लिए इस लंबाई का ना हम लोग पहले मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मध्य बिंदु है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आधा से अधिक दूरी लेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ भी चाप कटा दीजिए और यहाँ पे नीचे की तरफ भी, और यहाँ पर वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे उसी लंबाई से, ठीक है। ऊपर की तरफ चाप कटाइए और यहाँ पे नीचे की तरफ भी चाप कटा दीजिए, तो ऊपर और नीचे ना आपको कटान बिंदु मिलेगा। अब यहाँ पे 2 कटान बिंदु मिला है ना, इन कटान बिंदुओं को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने मिला दिया, तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पर आपको कटान बिंदु मिलेगा। यही क्या रहेगा, इस दूरी का यहाँ से भी कोई भी लंबाई रहता है तो उसको यदि आप 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं तो आधा से अधिक दूरी लीजिए, ऊपर चाप कटाइए आधा, और उसी से है ना ऊपर भी चाप कटा दीजिए, नीचे भी चाप कटा दीजिए, ठीक है। और उसी लंबाई से यहाँ पे दूसरे बिंदु को केंद्र मानकर यहाँ पे ऊपर चाप कटा दीजिए, नीचे कटा दीजिए, ठीक है। कटाने के बाद जो भी आपको कटान बिंदु मिलेगा उसको मिला देते हैं, तो वहीं जो भी रेखा रहता है उसको 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग को केंद्र मिल गया, ठीक है। अब यह क्या कर दीजिए, यह अब हम लोग का ना अर्धवृत्त का ये हम लोग का केंद्र हो गया। अब इस लंबाई को आप है ना, जो यह लंबाई है आप इसको प्रकार में भर लीजिए, ठीक है। इस लंबाई को प्रकार में भर लेंगे और इसी को केंद्र मानते हुए, ठीक है, आप अर्धवृत्त बना देंगे। इस प्रकार से हमने अर्धवृत्त बना दिया। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद ना जो आप यहाँ से एक बिंदु लिए थे, ठीक है, जो यहाँ पर आपकी जो भी लंबाई था उसको आपने ले लिया, फिर एकक लंबाई यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे इस जो भी लंबाई था इसका हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद यह वाली दूरी प्रकार में भरकर हम लोगों ने इस तरह से अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बिंदु आपको मिला हुआ है ना, जो आप पूरी लंबाई लिए थे, तो यह बिंदु को आप ना यहाँ पर इसको अर्धवृत्त पर आपको मिलाना रहता है, ठीक है, वो भी लंबवत। तो चलिए हम लोग इसको लंबवत मिला देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चाँदा की मदद से इसको हम लोगों ने ऊपर एक बिंदु हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब बस इसको चाँदा की मदद से, स्केल की मदद से यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। तो यही वाली लंबाई आपका ना कर्णी में यक्ष आता है, ठीक है। यही आपको निकल कर आ जाता है कर्णी में यक्ष। अभी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ना यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या बना, यहाँ पे 90 अंश कोण बनाते हुए बनाया है तो हमने, तो यहाँ पे यह 90 अंश का कोण है। तो यह लंबाई हमेशा आपका कर्णी में यक्ष आएगा। जो भी आप यहाँ पे लंबाई खींचे रहेंगे वहीं ये आ जाएगा कर्णी में। तो इस बात को हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। हम लोग मानते हैं ना कि हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज तो ही, क्योंकि यहाँ से हम 90 अंश कोण बनाते हुए खींचा है। तो यहाँ पर चलिए नामकरण कर देते हैं ए बी, और यहाँ पे बिंदु हमने सी नामकरण कर दिया, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको इस वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखिए अब यह पूरी लंबाई हम लोग की यक्ष थी, ठीक है, और यह हम लोग का x+1 था। तो यह पूरी लंबाई हम लोग का कितना बना, यह पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक x+1 बना,
ठीक है, यही तो लंबाई है। यहाँ से यक्स था और यहाँ पे एक हमने जोड़ा तो यह पूरी लंबाई x + 1 था, ठीक है। अब यह इसका इतनी लंबाई क्या है, इसका आधा है, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर लंबाई था उसको क्या कर दिया, प्रकार की मदद से आधा कर दिया है ना। आधा से अधिक चाप ऊपर कटाए नीचे कटाए, दोनों तरफ से कटाएंगे, ठीक है, उसी चाप से। तो यहाँ पर हम लोगों ने मध्य बिंदु प्राप्त किया और यहाँ पे अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त है तो यह क्या रहेगा, उसका त्रिज्या यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों का त्रिज्या का तो वैल्यू बराबर ही रहेगा। तो यह अर्धवृत्त जो भी यहाँ पे वृत्त है इसके लिए पूरा क्या है, x + 1, यह व्यास ही तो है। यह क्या है, x + 1, इस पूरे अर्धवृत्त के लिए क्या है, यह व्यास है, ठीक है। इसका आपको जो भी मात्रक रहे है ना, एकक हमने लिख दिया है, जो भी आप सेंटीमीटर मीटर जो भी आपका मात्रक है, ठीक है। तो यक्स आपने लंबाई खींचा और एक यहाँ पे जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पे यह व्यास हो गया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए नामकरण ABC और यहाँ पर हम लोग नामकरण यहाँ पे D नामकरण कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे AD की लंबाई क्या हो जाएगी, जो अर्धवृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, इसका हम लोग क्या कर देंगे, व्यास का आधा कर देंगे। तो x + 1/2, इस अर्धवृत्त का यहाँ पे x + 1/2, ठीक है। यहाँ पे पूरा व्यास था, यहाँ पे यह भी आधी लंबाई, यह भी आधी लंबाई है, तो यहाँ पर हमने इसका आधा कर दिया, x + 1 का आधा। तो यह हो गया हम लोग का, यह अर्धवृत्त के लिए क्या हो गया, यह त्रिज्या हो गया, ठीक है। जो कि त्रिज्या कहाँ से, A से लेकर D तक की है, यही त्रिज्या है। या AD और क्या रहेगा, AD, चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, जो कि है AD, A से D तक की लंबाई और यहाँ पे A से C तक की लंबाई, ये दोनों लंबाइयाँ क्या रहेंगी, आपस में बराबर रहेंगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। ये हम लोग की त्रिज्या है जो हम लोगों ने निकाला, x + 1 यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे x + 1/2 ये भी लंबाई है और ये भी, क्योंकि यहाँ पर AD, ये दोनों AD और AC दोनों का तो वैल्यू सेम ही है, क्योंकि दोनों अर्धवृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो अब हम लोग ना AB का लंबाई हम लोग ज्ञात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो AB का लंबाई हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे AD का लंबाई ज्ञात कर लिया है, क्या है, यह x + 1/2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x + 1/2 है। यदि हम लोग यहाँ से एक घटा दें, यही ना एक है लंबाई, हमने लिया था एक लंबाई, यदि एक घटा देते जो बचेगा वही हम लोग का AB बचेगा, ठीक है। AB का वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, देखिए AB जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी है त्रिज्या ज्ञात कर लिया है, कितना, x + 1/2 हमने ज्ञात किया हुआ इसका त्रिज्या। यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक घटा देते हैं, एक घटाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लसा लेंगे, 2 और 1 का 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 में हमने 2 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें होगा तो यह x + 1 ही रहेगा, है ना, x + 1 रहेगा। यहाँ पे 1 से हम लोग क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 ही हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कितना है, यह ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए घटा दीजिए, यहाँ पे धनात्मक 1 है और ऋणात्मक 2 है, ऋणात्मक अधिक है ना, तो यहाँ पे ऋणात्मक ही बचेगा, x ऋण 1 बचा बटा 2, जो कि है हम लोग का यहाँ पे AB का लंबाई, ठीक है। AB का लंबाई हम लोग को x ऋण 1 यहाँ पे 2 बचा। देखिए एक बार हम और बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। सर्वप्रथम जो भी आपकी x की लंबाई थी, हमने वो x लंबाई ले लिया, ठीक है, x एकक लंबाई ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे एकक लंबाई हमने एक और ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने आधा से अधिक दूरी दोनों तरफ ऊपर नीचे चाप कटाया, दो जो भी चाप रहेगा सेम ही रहेगा, उससे ही ऊपर कटाएंगे, नीचे कटाएंगे और यहाँ से भी उसी चाप से कटाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी कटान बिंदु मिलेगा मिला देंगे, तो यहाँ पे जो भी लंबाई रहेगा उसका हमें मध्य बिंदु मिल गया, ठीक है। मध्य बिंदु से हमने प्रकार में यह दूरी भरा और यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना लिया। अर्धवृत्त बनाने के बाद ना, अब यहाँ पर हम लोग को यह वाली जो लंबाई है बिंदु B से हम लोगों ने ना, जो यहाँ से यहाँ तक x लंबाई लिए थे, फिर यहाँ से एकक लंबाई हमने लिया था। तो यहाँ से बिंदु B से हम लोगों ने ना, यहाँ पे इस परिधि पर हम लोगों ने इस तरह से लंब खींचा हुआ है ना, यही हम लोग का कर्णी में x है, ठीक है। अभी हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। बिंदु B से 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचा, जो कि परिधि पर बिंदु C पर मिला और C और A को हमने मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से ABC त्रिभुज मिल गया। अब हमने ना यहाँ पे x और x + 1, यहाँ पे वृत्त का जो अर्धवृत्त है इसका पूरा व्यास था, हमने इसको आधा कर दिया, ठीक है। x + 1 ही था यह, यहाँ से यहाँ तक लंबाई x और यहाँ से पूरी लंबाई कितना, x + 1, यही तो था इस अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है, यही व्यास था। हम लोगों ने इसका आधा कर दिया, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि आधा यह लंबाई था आधा यह लंबाई था, अर्धवृत्त का ये दोनों त्रिज्या ही होता है, तो इसको हमने आधा कर दिया, ठीक है। तो x + 1/2 हो गया, यह अर्धवृत्त का क्या हो गया, यहाँ पे त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पे AD और AC दोनों ही तो त्रिज्या है वृत्त का, तो यहाँ पे हमने इसका वैल्यू लिख दिया, AC का वैल्यू कितना, x + 1/2। तो यहाँ से भी है ना, यहाँ पे AD का भी वैल्यू तो यही है, x + 1/2 ही
ठीक है। इसमें से हमने एक घटाकर हम ना ए बी का वैल्यू ज्ञात कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ए बी का वैल्यू कैसे, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई x+1/2 था, है ना, यही वृत्त का त्रिज्या था। तो इसमें से हम लोगों ने यहाँ पे एक जो लंबाई था एकक, इसको घटा दिया, तो यही जो भी बचा हम लोग का वो ए बी बचा, ठीक है। ए बी की लंबाई बचा जो कि हम लोग का है x-1/2 आया, ठीक है। आप यहाँ पे x+1/2 में से यहाँ पे एक घटा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लसा लेकर घटा दिया तो ये x-1/2 बचा, तो यही ए बी का लंबाई है। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि कोई भी आपके पास समकोण त्रिभुज रहे, है ना, यहाँ पे ए बी सी हम लोग का समकोणी त्रिभुज है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भी 90 अंश का कोण रहता है उसके जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो जहाँ पर यहाँ पे कोण बी के सामने वाली भुजा कौन है, यहाँ पे ए सी है, यही 90 अंश का कोण है। इसके जो सामने वाली भुजा है ए सी का वर्ग शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है, ए बी का। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस यहाँ पे बी सी का वर्ग यहाँ पे। तो यही हमने पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया। किसी समकोण त्रिभुज 90 अंश के जो सामने वाली भुजा रहती है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए। जो यहाँ पर ए बी का वर्ग हो गया एक, यहाँ पे बी सी का वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ना यहीं बी सी का ही वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग को ए सी का भी वैल्यू ज्ञात है और ए बी का भी वैल्यू ज्ञात है हम लोग को, ठीक है। बस ज्ञात नहीं है तो यही बी सी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बी सी के बराबर ही इसको पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे यह धनात्मक बराबर की तरह, इधर हम लोग पक्षांतर करके इसको ऋणात्मक कर देते हैं। ए सी का स्क्वायर यहाँ पे ऋण हो जाएगा ए बी का वर्ग, क्योंकि यह धनात्मक राशि बराबर की तरह हमने पक्षांतर कर दिया तो ये ऋणात्मक हो गया। यहाँ पे बी सी का वर्ग, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं। बस बी सी का स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, यहाँ पे ए सी का वर्ग ऋण यहाँ पे ए बी का वर्ग, दोनों बराबर ही राशि है। पहले हमने इसको लिख दिया फिर बाद में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब चलिए सबका वैल्यू हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे बी सी का वर्ग, यहाँ पे ए सी का हम लोग का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू यही है x+1/2, यहाँ पे x+1/2 और यहाँ पे 2 घात है ना, 2 घात हम लोग लगा देते हैं। और ऋण ए बी का वैल्यू हम लोग के पास है कितना, x-1/2 है, ठीक है, इस पर वर्ग, ठीक है। अब इसको हम लोग बस हल कर लेते हैं। बी सी का वर्ग बराबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x+1/2 पर वर्ग है ना दोनों पर, तो अंश का भी वर्ग हो जाएगा और हर का भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण x ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा और हर में जो राशि है उसका भी वर्ग हो जाएगा। दोनों पर वर्ग, यदि कोई अंश और हर में राशि है, ठीक है, उस पर वर्ग है मतलब घात है कोई, तो घात अंश में अंश पर भी आ जाता है हर पर भी। फिर हम लोग इसको और हल करते हैं। बी सी का वर्ग बराबर यहाँ पे है ना 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे 1/4, यहाँ पर भी 1/4, ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, तो हम लोग 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और जो भी बचेगा बड़ा कोष्टक में हम लोग इसको लिख देते हैं। x+1 पर यहाँ पे 2 घात और यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और x ऋण 1 पे यहाँ पर 2 घात, ठीक है। हमने इसको किस प्रकार से किया, यहाँ पर भी इसके हर में भी 2 का वर्ग करेंगे 1/4 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 का वर्ग 1/4 आ जाएगा। तो इन दोनों में 1/4 था हर में, तो यहाँ पर हमने इसको उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। बी सी का वर्ग बराबर 1/4 और यहाँ पे है ना x+1 का यहाँ पे हम लोग को वर्ग करना है, तो वर्ग कर दीजिए। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग रहता है, तो बी का वर्ग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 2 ए बी होता है तो 2 रहेगा और ए के स्थान पर x ले देते हैं और बी के स्थान पर तो 1 है, गुणा करेंगे तो यहीं आ जाएगा, ठीक है। और ऋण जब हम लोग इसका वर्ग कर देंगे, चलिए इसको हम लोग कोष्टक में लिखते हैं क्योंकि बाहर ऋणात्मक है, अंदर प्रभावित करेगा चिन्हों को, ठीक है। तो यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर और प्लस होता है b का स्क्वायर, ठीक, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा, लेकिन ऋण 2 ए बी होता है तो 2 हो जाएगा और a के स्थान पर x और b का मान 1 है तो गुणा करेंगे तो यहीं रहेगा। चलिए कोष्टक बंद कर देते हैं, इसको हम लोग और हल करते हैं। बी सी का वर्ग बराबर 1/4, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पे कोष्टक खोल देते हैं तो जो चिन्हों का मान यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे धनात्मक है, धन ऋण का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ऋण है और यहाँ पे धन है, ऋण धन का गुणा होगा तो एक ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ऋण है और यहाँ पर ऋण है, ऋण का गुणा होगा तो एक धनात्मक संख्या ही मिलेगी 2x, ठीक है। चलिए बी सी का वर्ग बराबर यहाँ पे 1/4 हो गया कोष्टक में, यहाँ पर धनात्मक जितना वैल्यू धनात्मक है उतना वैल्यू यहाँ पे ऋणात्मक है, ये विभाजित होकर 0 हो जाएगा। धन देखिए जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है,
घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। धन और 1 और ऋण 1 यह भी घट कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बस 2x बचा, यहाँ पर 2x बचा, 2x मिलकर और 2x मिलकर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणे में ही है, ठीक है, यह अंश में है, 1/4 हर में है, तो 4 हर में है और यहाँ पे 4 अंश में है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, BC का स्क्वायर बराबर 1/4 गुणते यहाँ पे 4x है, अंश में भी 4 है, हर में भी 4 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो सिर्फ x ही बचा हम लोग का। BC का वर्ग बराबर यहाँ पे x ही बचा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है, वर्ग को पक्षांतर करके जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, वर्गमूल निकल कर आ गया करणी में x। ठीक है, तो इसी को हम लोग को ज्ञात करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे BC का वैल्यू ज्ञात करके दिखाया, कितना, करणी में x आ गया। तो अब हमने ना यहाँ पे करणी में x का वैल्यू तो यहाँ पे ज्ञात कर दिया, लेकिन यह लंबवत है, इसी लंबाई को आप संख्या रेखा पर दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग केंद्र भरेंगे, बिंदु B से और C तक की लंबाई जो यहाँ पे करणी में x है। अब इसको ना संख्या रेखा पर इस प्रकार से संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, बस इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं संख्या रेखा को। देखिए, अब इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना कि अब आपकी ना संख्या यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर यही BC जो था यही करणी में x था, अब करणी में x को हमने यहाँ पर दिखा दिया ना, तो यही आपका हो गया करणी में x बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को ध्यान से समझ लेंगे कि यहीं से यहीं तक की लंबाई होती है करणी में x। ठीक है, यहीं से अब यहाँ पे 0 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे 0 हुआ और यहाँ पे 1 लंबाई लिए थे तो 1 हो गया, फिर आप 2 आप लीजिए, तो यही लंबाई होता है आपका करणी में x। तो यही हम लोग को करणी में x को संख्या रेखा पर निर्धारण करना था। यदि हमने x का निर्धारित कर दिया तो x के स्थान पे हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे हम लोग उसको संख्या रेखा पर यहाँ पे निर्धारित कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको समझा देते हैं, फिर हम उदाहरण ले लेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या कर दिया, x 1 लंबाई, ठीक है, हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मात्रक आपका जो भी रहे, तो x 1 एकक लंबाई हमने ले लिया, फिर 1 एकक लंबाई आप और ले लेंगे, है ना, x 1 एकक लंबाई लिया, फिर 1 एकक लंबाई आप और ले लेंगे, है ना। अब यहाँ पर आप जो भी आप यहाँ पे x लंबाई लिए हुए हैं और प्लस 1 लंबाई लिए हुए हैं ना, तो अभी इसकी मदद से यहाँ पर आपको अर्धवृत्त बनाना रहता है ना, इस तरह से अर्धवृत्त बनाना रहता है। तो यहाँ पर हमने आधा से अधिक दूरी लिया, ये जो भी लंबाई है यहाँ पे आधा से अधिक दूरी लेंगे और ऊपर चाप कटाएंगे और नीचे चाप कटाएंगे, और उसी लंबाई से, है ना, ऊपर चाप कटाएंगे नीचे चाप कटाएंगे, तो जो भी आपको ऊपर और नीचे ना यहाँ पे इस प्रकार से 2 कटान बिंदु मिलेगा। कटान बिंदुओं को आप मिला देंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से कटान बिंदुओं से आप स्केल की मदद से यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे तो आपको एक कटान बिंदु मिलेगा इस रेखा पर, जो क्या करेगा, इस रेखा को जो आप x और x+1 को, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट देगा, यह भी बराबर रहेगा और ये वाली भी लंबाई बराबर रहेगी। तभी हम लोग यहाँ से यदि ना केंद्र मानकर इस तरह से चाप कटाते हैं तो देखिए एकदम परफेक्ट इसी पर मिलता है। ठीक है, यह वाली लंबाई और यह वाली लंबाई आपस में बराबर रहती है इस प्रकार से, है ना। तो फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर जो यहाँ पे x हमने लंबाई लिया था इसको हमने बिंदु B मान लिया। अब बिंदु B से हम लोग ना यहाँ पे संख्या रेखा पर जो यहाँ पे अर्धवृत्त हम लोग का था, इस पर परिधि पर ना हम लोगों ने यहाँ पे लंब खींच दिया। लंब खींचने के बाद यहाँ पे बिंदु C मिला। ठीक है, बिंदु C मिलने के बाद AC को हमने मिला दिया। ठीक है, AC को मिला दिया। अब यहाँ पर ये हम लोग का समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया ना कि यहाँ से लंबाई x था, यहाँ से x+1 था, x+1 का ये अर्धवृत्त का व्यास था। ठीक है, x+1 अर्धवृत्त का व्यास था, इसको हमने आधा कर दिया तो ये हम लोग को अर्धवृत्त का त्रिज्या मिल गया। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या यहाँ पे AD भी रहेगा और AC भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x+1/2 यही अर्धवृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे समकोण त्रिभुज में यही BC का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यही होता है करणी में x। ठीक है, तो यह हमने कैसे ज्ञात किया उसको हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वैल्यू कितना, x+1/2 हो गया। अब यही AC बराबर यहाँ पे AD है। ठीक है, ये भी तो यही त्रिज्या है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे 1 घटा दिया, तब हम लोगों को यहाँ पे AB का वैल्यू ज्ञात हो गया। AB का वैल्यू ज्ञात कितना हुआ, हम लोग यहाँ पे x+1/2 में से आप 1 घटा कर देख लीजिए, यही आएगा x ऋण 1/2। तो AB का वैल्यू यह आ गया, AC का वैल्यू यह आ गया। तो यह समकोण त्रिभुज है, इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है कि कोई भी समकोण त्रिभुज है उसमें 90 अंश के जो सामने वाली भुजा है उसका वर्ग से इस दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ देंगे, अब बराबर रहेगा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, ठीक है, AC का वर्ग यहाँ पे बराबर AB का वर्ग प्लस यहाँ पे BC का वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग को BC का वैल्यू ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे AB का स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया, इधर ऋणात्मक हो गया, बराबर उधर सिर्फ BC² बचा, बस इसको हमने सीधा करके लिख लिया, BC² बराबर AC² ऋण AB²। ठीक है, अब यहाँ पर हमने AC का वैल्यू रख दिया,
इसी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, x+1/2 का, यहाँ पे x+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे x+1/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ग था तो यहाँ पे भी इसका वर्ग हो गया। यहाँ पे ए बी का वैल्यू हम लोगों ने x/1/2 निकाला था, तो x/1/2 का यहाँ पे वर्ग हो गया। बस इसको हमने हल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वर्ग था तो ये अंश पर भी आ जाएगा, हर पर भी आ जाएगा, अंश पर भी आ गया, हर पर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने हर में जो रहेगा 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1/4 को बाहर ले लिया, क्योंकि हर में 4 था, ठीक है। तो 1/4 हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर बचा और ऋण x/1 का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको प्रसार कर लिया a+b का होल स्क्वायर फार्मूले से, a² + b² + 2ab से इसको प्रसार कर लिया। यहाँ पे ऋण चिन्ह था तो ये अंदर के मान को प्रभावित करेगा, इसीलिए हम लोगों ने कोष्टक में इसको लिख लिया, a² + b² ऋण 2ab होता है। तो हमने जो भी यहाँ पर a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1 है, बस इसको रख के प्रसार कर दिया। फिर यहाँ पे ऋण चिन्ह का हमने अंदर कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया, तो जो भी चिन्ह रहेगा उसका बदल जाएगा, धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक जो रहेगा वो राशि धनात्मक हो जाएगी, ठीक है, जब भी ऋण से गुणा करते हैं। फिर जो यहाँ पे जितना धनात्मक x² था उतना ऋणात्मक x² था, यह विभाजित हो गया, 0 हो जाएगा। धन 1 ऋण 1 मिलकर 0 हो जाएगा। और 2x धन 2x 4x हो गया, अंश में भी 4 हर में 4 था, विभाजित हो गया, सिर्फ यहाँ पे x बचा। तो यहाँ पे BC का वर्ग था, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया गया, यहाँ वर्गमूल निकल गया। तो यही है हम लोग का कर्णी में x, ठीक है। तो यही हम लोग का लंबाई जो BC था यही क्या रहेगा हमेशा, कर्णी में x। तो यहाँ पे कर्णी में x ये लंबाई था, हम लोग को यहाँ पे यह संख्या रेखा पर दिखाना था। तो बस इसी को क्या कर देंगे, यहीं पर केंद्र मान कर ये वाली लंबाई लेकर इस तरह से प्रकार से यहाँ पे चाप कटा देंगे संख्या रेखा पर, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से संख्या रेखा शुरू होगा, ठीक है। यहीं से 0 रहेगा, यहाँ पर जो भी लंबाई रहेगा आपका 1 रहेगा, आगे 2 रहता तो 2 हम लोग लेते हैं, ठीक है। यह वाली लंबाई आपका बनेगा कर्णी में x। तो इसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए संख्या रेखा पर। यह हम लोग का जो यहाँ पे B से हम चलिए यहाँ पे E नामकरण कर देते हैं ना, तो यहाँ पे BE रहेगा, हम लोग को यही रहेगा कर्णी में x का वैल्यू आप जो रखेंगे, जितना आपके x का मान रखेंगे और उस हिसाब से फिगर बनाएंगे। यदि आप x की लंबाई लेना है ना, मान लेते हैं आपको x के स्थान पर यदि 5 का लेना है, तो यहाँ पे यदि आप स्केल की मदद से ले रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। यदि कर्णी में 5 का ले रहे हैं तो यही 5 सेंटीमीटर लेंगे। यदि मान लेते हैं 4.5 आप ले रहे हैं तो 4.5 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। इसी में अंतर आएगा, इसी के मान से यहाँ पे कर्णी में जो x रहेगा इसकी भी लंबाई बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है। आप ज़्यादा लंबाई लेंगे x का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे यह भी लंबाई क्या आएगा, अधिक ही आएगा, कम लेंगे तो कम ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया कर्णी में x को हमने संख्या रेखा पर निर्धारित कर दिया। अब चलिए x के स्थान पर हम लोग कई वैल्यू रखकर यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए हम उदाहरण के लिए ना कर्णी में 6.5 को आपको संख्या रेखा पर हम करके दिखाते हैं, ठीक है। संख्या रेखा पर इसका निर्धारण करके दिखाते हैं। कर्णी में 6.5 है, तो अब इसके हम लोग स्केल से ले रहे हैं, तो इसको हम लोग 6.5 लंबाई आप पहले खींच लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने 0 से लेकर यहाँ पर 6.5 यहाँ पर है, तो यहाँ तक हमने लंबाई खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर्णी में 6.5 का खींच रहे हैं, तो पहले 6.5 जो भी लंबाई था उसको खींच लीजिए। यदि आप 5 का खींचना चाह रहे हैं कर्णी में 5 का, तो यहाँ पे 5 तक ही लीजिए, ठीक है। आपको जितना भी वैल्यू लेना है कर्णी में x का, है ना, यहाँ पे जो कर्णी के अंदर संख्या है जितना भी इसका लंबाई रहे उतना पहले यहाँ पे स्केल की मदद से यहाँ पे खींच लेंगे। तो यहाँ तक हमने 6.5 यहाँ पे खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एकक लंबाई हम लोग को और लेना रहता है ना, मतलब एक लंबाई और, मतलब है यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। यहाँ पे 6.5 हमने सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नामकरण करना रहेगा तो कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने कितना लिया, 6.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पर हमने चलिए कुछ नामकरण कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं A B, यहाँ पे C नामकरण कर देते हैं। यह एकक लंबाई है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग का वैल्यू था 6.5 हमने खींचा, फिर यहाँ पे एकक ही लिखेंगे, मात्रक जो भी रहे, ठीक है। हम लोग को बस संख्या से मतलब है ना, कि 6.5 जो भी संख्या है मात्रक जो भी रहे, है ना। यदि यहीं हम लोग मीटर में खींचते हैं तो मीटर में मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रक से नहीं मतलब है, हम लोग को सिर्फ संख्या से मतलब है। तो 6.5 हम चलिए एकक ही लिख देते हैं। 6.5 हमने लिखा, एकक हमने यहाँ पे खींचा। अब जो भी यहाँ पर आपकी पूरी लंबाई हो गया, यहाँ पे आप अर्धवृत्त हम लोग को बनाना है। A से C जो बिंदु है इस पर हम लोग को अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा से पहले यहाँ पे मध्य बिंदु हम लोग इसका ज्ञात करेंगे। तो आधा से अधिक यहाँ पे दूरी, ठीक है, इस तरह से ऊपर चाप कटाएंगे और उसी से यहाँ पे नीचे हम लोग चाप कटाएंगे, ठीक है। और उसी लंबाई से बिंदु A को हमने केंद्र मारा
केंद्र मानेंगे और ऊपर इस तरह से चाप कटाएंगे और नीचे चाप कटाएंगे, ठीक है। तो चाप कटाने पर आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे दो आपको कटान बिंदु मिला हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पर हमें मिला हुआ है, एक यहाँ पे। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए और मध्य बिंदु आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको मध्य बिंदु मिला, ठीक है। अब इस मध्य बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ से या तो ए से सी की दूरी ले लीजिए, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पे कुछ नामकरण हम लोग कर देते हैं, चलिए ओ नामकरण कर देते हैं। ओ से यहाँ पर सी की दूरी ले लीजिए या फिर ओ से ए की दूरी, या दोनों दूरी तो बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ना ए सी को ही दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ए से सी की हम लोग यहाँ पे ओ से हमने ए के बीच की दूरी हमने ले लिया, ठीक है। प्रकार में भर लेंगे और इस तरह से अर्धवृत्त बना देंगे। चलिए इस प्रकार से हमने अर्धवृत्त बना दिया और अर्धवृत्त पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी से यहाँ पर लंब खींचना है हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे 90 अंश कोण बनाते हुए हम लोग यहाँ पे लंब खींच देते हैं। चलिए इसको हम लोग बस यहीं तक खींचते हैं, ठीक है। मिलाएंगे तो यहीं पर इस बिंदु से होते हुए जाएगा। तो हम लोग को बस यहाँ पे परिधि पर मतलब है, जहाँ तक ये परिधि मिल रहा है। तो यही लंबाई आपको कितना मिला, करनी में 6.5 मिल गया, ठीक है। हम लोग बाकी पीछे सब कुछ सिद्ध कर चुके हुए हैं, ठीक है। यहीं पर हम लोग को करनी में 6.5 मिला। अब यह लंबाई करनी में 6.5 है, बस इसको संख्या रेखा पर आप दर्शा दीजिए, ठीक है। इस रेखा को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमने आगे बढ़ा दिया। चलिए अब इसको हम लोग प्रकार में दूरी भरते हैं। यहाँ पे कुछ नामकरण करना रहेगा तो कर देंगे। यहाँ पे चलिए डी नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ से बी से डी की दूरी लेंगे, यही हम लोग का 6.5 है। अब इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। चलिए यहाँ पर हम नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया, ठीक है। और यहीं आपको जो बिंदु मिला, यहीं आपको करनी में 6.5 है, यही वाला बिंदु। और देखिए इस बात का ध्यान रखेंगे ना कि अब संख्या रेखा हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर यह बिंदु आपका बना रहता है, जहाँ से आप लंबवत खींचे रहते हैं ना, यहीं से आपका अब संख्या रेखा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे संख्या रेखा पर आपको 0 यहाँ पर मिलेगा, 0 यह हो गया, या 1 हो गया, या 2 हो गया, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आपको मिलेगा यहीं 6.5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपने जो आपको मिला है, यही लंबाई है करनी में 6.5, जो कि हमने संख्या रेखा पर आपको दर्शा दिया। तो यही हम लोग को करनी में 6.5 को दिखाना था ना, तो हमने पहले 6.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। सेंटीमीटर में ही फिलहाल में खींच रहे हैं हम लोग, स्केल की मदद से नाप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6.5 हमने रेखा खींच लिया और फिर एक लंबाई हमने और ले लिया, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर ही यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर और ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी लंबाई की मदद से अर्धवृत्त बनाना है आपको, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के लिए इसी को क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे। यहाँ पे बिंदु सी को केंद्र माना, ऊपर चाप कटाया और नीचे भी बिंदु ए को केंद्र माना, उसी चाप से ऊपर भी चाप कटाया, नीचे भी कटान बिंदुओं को मिला दिया। यहाँ पे ए सी का यहाँ पे आपको मध्य बिंदु मिल गया। मध्य बिंदु मिलने के बाद यहाँ पे बिंदु यहाँ पर चलिए ओ नामकरण कर दिया, ओ को केंद्र मानकर यहाँ पे सी की दूरी लेंगे, इस तरह से अर्धवृत्त बना लेंगे, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने के बाद बिंदु बी से 90 अंश का कोण बनाते हुए इस तरह से आप लंबवत यहाँ पे रेखाखंड प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो कि इस पर परिधि पर ही, यहाँ से बस आप परिधि तक ही लेना है आपको, ठीक है। बिंदु बी से आपको सिर्फ परिधि तक लेना है। तो जो आप यहाँ पे लंबाई खींचे रहेंगे वही आपको यहाँ पे करनी में मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर खींचे हुए हैं तो यहाँ पे आपको करनी में 5 मिलता, ठीक है। यहाँ पे लंबाई खींचने पर, ठीक है, यह आपको फिर यदि 5 सेंटीमीटर खींचते तो यहाँ पर ही मिलता और ये लंबाई और छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पर जितना आप लंबाई खींचे रहेंगे वही आपको यहाँ पे करनी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे करनी में 5 मिला, तो यह तो अभी लंबवत है। बस इसको हमने प्रकार में ये वाली दूरी भरा, बी से डी तक की दूरी भरा और संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा दिया। तो अब यहाँ से नामकरण होगा 0, अब यहाँ पर एक तो रहेगा क्योंकि यह एक लंबाई हम लोग लिए थे, 0 1, फिर यहाँ पे 2 हम नामकरण कर दिया, यहाँ पे 3, तो 2 और 3 के यहाँ पे बीच में हम लोग को यह मिला। बीच में नहीं कह सकते, 2 और 3 के यहाँ पे जहाँ पर भी मिला हुआ है, यहाँ पर हमने प्रकार से गिराया हुआ है, ठीक है। यही वो बिंदु है जहाँ पर 6.5 मिला हुआ है, ठीक है। यही लंबाई हम लोग को मिलेगा करनी में 6.5, ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया। और चलिए हम लोग ना करनी में जैसे 6.5 इसका हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं, एक बार हम यहाँ पे नीचे आपको करके दिखाते हैं। हम देखिए करनी में हम लोग जानते हैं कि करनी में यदि हम लोग 4 का ले लें, करनी में 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 मान होता है
है ना। यदि हम लोग करनी में 4 का ज्ञात करेंगे तो 2 मिलेगा। तो चलिए इस विधि से भी हम लोग करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, करनी में 4 का वैल्यू 2 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्केल की मदद से हम लोग पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग चलिए लंबाई को पूरा इधर तक खींच देते हैं। यहाँ पर यह हो गया 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर यहीं तक हम लोग को लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे खींच दिया। 1 सेंटीमीटर हम लोग को यहाँ पर हो गया, क्योंकि फिर संख्या रेखा बनाना रहेगा तो यहाँ पे खींचना तो हम लोग को पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए यहाँ नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे ए बिंदु हो गया, यह बी हो गया, यहाँ पर चलिए नामकरण सी कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 4 लिया हुआ है। ठीक है, लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर लिया हुआ है, यहाँ पे 1 लिया हुआ है। तो यहीं से यहाँ तक पूरी लंबाई में हम लोग को अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, जो यहाँ पे 4 हो गया और 1 हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है, जो भी लंबाई हम लोग को करनी में दिखाना रहेगा तो यह वाली लंबाई का यहाँ पर हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर करनी के अंदर संख्या है उसको यहाँ पे लंबाई को खींच लेंगे और 1 और अधिक ले लेंगे और इसी पर हम लोग को ए से सी तक ही बनाना रहेगा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर भी चाप कटाते हैं और नीचे भी चाप कटाते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर भी चाप कटा दिया, नीचे भी चाप कटा दिया और यहाँ पे उसी चाप से बिंदु ए को भी केंद्र माना, बिंदु ए को भी केंद्र मानते हैं और ऊपर चाप कटाते हैं और नीचे भी चाप कटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक कटान बिंदु मिला और कटान बिंदुओं को आपस में हम लोग मिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मिलाते हैं, तो यही हम लोग को मध्य बिंदु मिल गया। ठीक है, मध्य बिंदु को चलिए ओ नामकरण हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे AC का मध्य बिंदु हम लोग को ओ मिला। अब इसी पर हम लोग को क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है। तो ओ से हम लोग क्या करेंगे, ए के बीच की दूरी भर लेंगे प्रकार में। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग अर्धवृत्त हमने बना दिया। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने के बाद जो यहाँ से हम लोग जो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में ही हम लोगों ने लिया है, तो यहाँ पे जो 4 लंबाई हम लोग करनी के अंदर जो भी संख्या रहती है, जहाँ तक लंबाई हम लोग लिए रहते हैं उसी बिंदु से हम लोग को यहाँ पे लंबवत खींचना रहता है परिधि पर, है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच देते हैं। तो हम लोग सिर्फ यहीं पर परिधि तक खींचेंगे। ठीक है, यहीं आगे ले जाएंगे तो यहाँ पर उसी बिंदु से होती हो जाएगा जहाँ पर हमने बिंदु लगाया था। तो यहाँ पर बस हम लोग को परिधि तक लेना रहता है। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग ये जो कटान बिंदु हम लोग को मिला हुआ है इसको हम लोग प्रकार में भर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला। देखिए अब यह हम लोग को यही हम लोग को करनी में 4 मिला हुआ है। करनी में 4 का वैल्यू 2 ही आएगा। यहाँ पर यह हम लोग का 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह हम लोग को 2 मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे इसको नाप कर देखते हैं। अगर सही किए रहेंगे तो एकदम सही से 2 पर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पर मिलना चाहिए, यहाँ पे 2 पे, यहाँ 3, यहाँ 4। ठीक है, तो यहाँ पर यह 1 मिला, यहाँ पर 2 मिलेगा, एकदम इसी पर मिलेगा अच्छे से करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यह 4 हो गया और संख्याएं तो आगे ही रहेंगी। तो इसी प्रकार से हमने करनी में 4 का दिखाया। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमने ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ए से बी तक 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे AC हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया है ना, अर्धवृत्त बनाना है हम लोग को। तो यहाँ पे ऊपर भी चाप कटा है, बिंदु C को केंद्र मानकर नीचे भी चाप कटा है। उसी चाप से बिंदु A को है ना उसी चाप पर कटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों स्थानों पर कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, उसको मिला देंगे तो यहाँ पर आपको AC के मध्य में यहाँ पे एक कटान बिंदु मिलेगा। अब यहाँ पे AC को यहाँ पे बिंदु यहाँ पे जो O मिला हुआ है इसको केंद्र मानकर AC की लंबाई ले लीजिए, या फिर मतलब O से A की लंबाई ले लीजिए या O से C की लंबाई ले लीजिए और अर्धवृत्त बना लीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त बनाने के बाद जो यहाँ पर बिंदु B मिला हुआ है, जहाँ से आप लंबाई पूरे लेते हैं, जैसे यहाँ से 4 सेंटीमीटर यहीं तक लिए हुए हैं, तो बिंदु B से परिधि पर यहाँ पे लंबवत यहाँ पे लंबाई ले लेंगे। ठीक है, परिधि तक खींचेंगे, यही होगा आपको करनी में 4। ठीक है, अब इसको ये लंबाई अभी करनी में 4 क्या है, इस तरह से लंबवत है, इसको हम संख्या रेखा पर दिखाना रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। ठीक है, इसी लंबाई को प्रकार में भरकर इस तरह संख्या रेखा पर गिरा देंगे। ठीक है, संख्या रेखा पर कटाएंगे तो यही आपको मिलेगा, ये 2 पर ही मिलेगा, बढ़िया से करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर 1
यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से संख्याएं तो बहुत सारी रहेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ना करणी में कोई भी संख्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 6.5 निकाला, तो यहाँ पे करणी में 6.5 का यहाँ पे देखेंगे कि बस फिगर में अंतर आएगा, ठीक है। यहाँ पे करणी में हम लोगों ने 6.5 निकाला है तो सेम फिगर है, बस थोड़ा सा बड़ा है। और वहीं यहाँ पे करणी में 2 मतलब करणी में 4 का हमने निकाला तो ये फिगर तो सेम ही है, बस यहाँ पर क्या है, छोटा आपका बनेगा। तो करणी में जो भी आपका वैल्यू लेना रहेगा आपको उसको लेना है, फिर एक अंक लंबाई और ले लेना है, फिर यहाँ पे अर्धवृत्त बनाना है, और यहाँ पे जो आप लंबाई लिए थे वो यहाँ से आपको 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ परिधि तक यहाँ पे लंबाई लेना है। वहीं आपकी लंबाई जो यहाँ पर आप ये 4 लिए रहेंगे तो यहाँ पे करणी में 4 मिलेगा, यहाँ पे 7 लिए रहेंगे तो यहाँ पे आपको करणी में 7 मिलेगा, जो भी लंबाई लिए रहेंगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है। अब बस उसी को प्रकार भर के यहाँ पे संख्या रेखा पर आप दर्शा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से करणी में कोई भी संख्या रहेगी तो उसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, है ना। करणी में हमेशा धनात्मक संख्या ही होना चाहिए, ठीक। तो इसी प्रकार से करणी की संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।